हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है बिंदा, और इस कहानी को लिखा है महादेवी वर्मा ने। भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मेरे सामने बैठे सजन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने यो ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो गद आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। सुनकर मैंने बहुत ही हैरानी से अपने उस विद्यार्थी को अच्छी तरह से देखा, जो 9 साल की बालिका की तरह सरल, चंचल और सौंदर्य थी और 14 साल की कहीं से नहीं लगती थी। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत ना रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गए, क्योंकि दूसरी ओर कुछ और कुटित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप जो जानते ही होंगे, और उनके वाक्यों को अद्भुत अधसुना ही ठोकर मेरा मन समाधियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय से धूल के नीचे दबे बिंदा या विघ्नेश्वरी के धुंधले चित्रों पर उंगली रखकर कहने लगे कि याद है, अवश्य याद है। बिंदा मेरे उस समय की बालिशा की थी जब मैंने जीवन और मृत्यु को अभियंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्गगमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख से और आश्वत भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सर्फ कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनके देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरने वाले को कभी न लौटे सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहर रही थी। मेरा संसार का अनुभव वो भी बहुत सचित सा था। ज्ञान अवस्था में मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुर्तियों के नीचे वाले अंधेरी कोठरिया में आंख मुदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो कि उसका गुरुराना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी सी मेरी चूहे जैसी निसार बच्चों को तीखे पन्ने दते में वे ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती और उनके कहे दांत भी न चुप पाता था। इस संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने में ये काम माँ को सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो माथे जिन्हें हम पंडिताई चाची अम्मा कहते थे, मैं अपनी गोरी मोटी रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले निकाले और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन में चमकते हुए आँखों से युक्त मोहन को तेल मलते रहती थी। उनकी विशेष कारागारी इसे सवारी पट्टियों के बीच में लाल सही से मोटी लकीर सा लाल सिंदूर और उन सही आँखों में काले डोरों के सामान लगाने वाला काजल, कर्णफूल, गले की नागदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ, घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि मैं सब अलंकार मुझे गुड़िया के समानता देता था। ये सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जाना पड़ता था। सर्दियों के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी में हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताई चाची का स्वर उससे उच्चतर होता था। यदि उस दर्जन कर्जन का कोई दर्द समझ में न आता तो मैं उस शाम के रभाने के सामान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उनकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने लगती थी। उड़ती है या भौं, बैल जैसे दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब निकाल वही रही है, कब गर्म होगा
वाक्य में जो कठोरता सी धारा बहती थी उसे मेरा अबोध मन जान ही नहीं पाता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती थी तब मुझे बिंदा ही इधर उधर नाचती हुई दिखाई देती थी। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे कार्य असंभव से थे। जब उस विस्मित कर देने वाली गोतकू की उपेक्षा कर पंडिताई चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित ताई जी की खुरकी का पुट भी रहता था। अब ना जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता उधार देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके ना जाने कौन सा नटखटपन करती थी। इसे बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके भी ना समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती थी, पर मुझे तो माँ ने ना मर जाने की ही आज्ञा दी थी और ना ही आंखें निकालने की भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा कि क्या पंडिताई चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ निकाल कितना समझा यह तो मुझे नहीं पता, पर ना ही बिंदा की समस्या का समाधान हो सका, ना ही मेरी उलझन सुलझ सकी। बिंदा मुझसे कुछ ही बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उसके ऊपर से दबाकर उसे छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतली चरम के मेढ़े और भीतर के हरे हरे नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किसका अज्ञात भय से अप्रसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप चौंक पड़ना और पंडिताई चाची का श्रवण कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर धरधरा उठना मेरी विस्मय को बढ़ा ही देता था, पर उसे बहन में भी बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे बंद पिंजरे में चिड़ियों की याद दिलाता था। एक बार जब 1 2 3 करके तारे गिनते गिनते उसने जब उस एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह मेरी अम्मा। अब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या सबकी अम्मा तारों में होती हैं? और एक घर में पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान के कुछ पल मुझे दिए। तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वो तारे बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती हैं और बहुत सज धज के घर में आती है। वो बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज जी स्वीकार नहीं करना चाहती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे ना कर रहेंगी ना ही डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पलकों पालकी में ले जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में ले जाते हुए देख चुके थे। उसी रात को मैंने माँ से बहुत ही अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना भी चमकीला तारा बनवाए। वह बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा का विस्मित होकर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। नहीं तो पंडिताई चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी, फिर मैं दूध बिस्किट जलेबी सब बंद हो जाएंगे और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर मुझे याद नहीं, पर इतना ज़रूर याद है कि उनकी धोती का पल पकड़कर सोई थी। बिंदा के अपराध मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताई चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब के रूपों से अपरिचित हो चुके थे। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन में जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन दिन बंधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ पैरों ने अम्मा को कठोले में सोते हुए मोहन का पंखा चलते देखा था।
उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का काला मोटा बाल, घुंघराला बाल निकलने पर दंड बिंदा को ही मिलता था। उसके छोटे छोटे हाथों से धूल ना सकने वाला उलझे तहलीन बाल भी उसके स्वाभाविक पन्नों और कोमलता कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताई चाची की केची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान पर बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रोना आने लगा। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर व बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। और अगले दिन याद आता है कि चूल्हे पर चढ़ाया दूध उबला जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, पर वो उसकी उंगलियों से छुटकर गिर पड़ा। खोलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़े बिंदा को रोना देख में हतपुत सी हो गई। पंडिताई चाची से कहकर वो दवा क्यों नहीं लगवा लेती, ये समझाना मेरे लिए कठिन था। उस पर बिंदा अपना हाथ अपने जोर से धड़काते हुए हृदय से लगाकर कहीं चुप कर देने की आवश्यकता आने लगी। तब मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय है। उसे मैं अपने घर को खींच लाई, ना ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और ना छिपाने की कोई जगह ढूंढ सकी। इतने में दीवार लगाकर आने वाले पंडिताई चाची के उभर सर से भय से हमारी तो दिशा ही रोक दी। इसी घबराहट की वजह से हम दोनों उस कोठरी में जा घुसे जिसमें गाय की घास घूस भरी थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट बंधेरा आ रहा था। बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाने और दोनों ठंडे हाथों से मेरे हाथ दबाए बैठी थी, मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेस में बिछने बन गया। मैं तो शायद सो सी भी गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अद्भुत पूर्व दृश्य की घोषणा करने की लहार मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा कि क्या सवेरा हो गया। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेह वाक के साथ उसे घर पहुंचा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई होगी ये बताना बहुत मुश्किल है। पर मैं इतना जानती हूँ कि पंडिताई चाची के नए विधान में ना क्षमा को स्थान था, ना ही अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने में माँ ने मुझे रोक दिया था, पर मैं कुछ अंगूर व सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकैया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझे नहीं मिल सकती। पूछने पर वो मुंह में कपड़ा डालकर हंसने लगी। जब मेरे मन का समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर में सभी की आंखों से बचकर बिंदा के घर जा पहुंची। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी कहानी बिंदा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए या शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।